अस्सलाम अलैकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे और हमारी हॉरर स्टोरीज़ को बहुत ज़्यादा एंजॉय भी कर रहे होंगे। आज की स्टोरी बहुत ज़्यादा हॉरर है, तो चलें शुरू करते हैं। ये कहानी हमें लाहौर के पुराने भट्टी गेट के इलाके से अहमद ने भेजी थी। उनका कहना था कि वो सिर्फ एक जर्नलिस्ट की तरह सच ढूंढने गए थे, लेकिन उस रात सच ने उन्हें ढूंढ लिया। बिजली गुल थी, हवा में सदियों पुरानी मिट्टी की बू घुली हुई थी और एक वीरान हवेली का दरवाज़ा जो कभी बंद नहीं होता। कहते हैं उस हवेली के अंदर एक आईना है जो सिर्फ चेहरा नहीं दिखाता बल्कि गुजरा हुआ जन्म भी दिखाता है। और जब अहमद ने उस आईने में देखा तो उनके पीछे कोई और खड़ा था, कोई जो उन्हें बेटा कह रहा था। तो फिर सवाल ये है, क्या कुछ कर्ज ऐसे होते हैं जो मौत के बाद भी चुकाने पड़ते हैं? लाहौर की गलियों में अंधेरा गहराया हुआ था, बिजली गुल थी और सिर्फ जनरेटरों की गरगराहट और दूर से आती अजान की आवाज़ ही जिंदा होने का एहसास दिला रही थी। मैं अहमद अपने दोस्तों आदिल और फैज़ल के साथ भट्टी गेट की उन गलियों में खड़ा था जहां हवा में सदियों की कहानियां घुली हुई थीं। हमारे सर पर टॉर्चों की रोशनी नाच रही थी, जैसे हम अंधेरे की चादर पर अपनी मर्जी से पैबंद लगा रहे हों। यार ये सब बकवास है, मैंने बोला। मेरी आवाज़ ने अंधेरे में एक छोटा सा दायरा बनाया। कोई भूत प्रेत नहीं होता, सिर्फ बूढ़ी औरतों की कहानियां हैं। आदिल ने मेरे कंधे पर हाथ रखा, उसकी हंसी हवा में तैर गई। चल अहमद भाई, देख लेते हैं, तू तो बड़ा जर्नलिस्ट है ना, सबूत चाहिए तुझे। आदिल की आवाज़ में एक शरारती चमक थी जो मैंने उसकी आंखों में महसूस की। भले ही अंधेरे ने उन्हें निगल लिया था और ये नौनिहाल की हवेली का हिस्सा वाली बात मुझे तो डर लग रहा है। डर किस बात का? मैंने अपना फ़ोन निकाला, रिकॉर्डिंग शुरू की। स्क्रीन की हल्की नीली रोशनी ने मेरे चेहरे पर एक अजीब सा रंग भर दिया। आज हम इन अफवाहों का पर्दाफाश करेंगे। ये हवेली जो कभी बंद नहीं होती, आज हमारे सामने होगी। हम एक संकरी गली में मुड़ गए जहां हवा में मिट्टी और पुरानी ईंटों की बास थी। गली के आखिर में एक विशाल लकड़ी का दरवाज़ा था जिस पर सदियों की धूल और उपेक्षा की परत जमी थी। दरवाजे के ऊपर पत्थर में खुदी हुई कुछ आकृतियां थीं जिनकी पहचान करना मुश्किल था। उनमें से एक आकृति एक नकाबपोश औरत की तरह लग रही थी जिसकी आंखें मुझे घूर रही थीं। फैज़ल ने अपनी टॉर्च दरवाजे पर डाली। देखो, ये तो खुला हुआ है। उसकी आवाज़ में थोड़ी घबराहट थी। देखा, कोई ताला नहीं, कोई जंजीर नहीं। मैं बोला, मेरे अंदर का जर्नलिस्ट जाग रहा था। यही तो रहस्य है, रात को भी खुला रहता है। मैंने दरवाजे को धक्का दिया। एक धीमी लंबी चीख के साथ दरवाज़ा अंदर की तरफ खुल गया। अंदर से एक ठंडी सीलन भरी हवा का झोंका आया जिसने हमारे चेहरे पर किसी अदृश्य हाथ की तरह थप्पड़ मारा। अंदर की दुनिया अंधेरे में डूबी हुई थी। हमारी टॉर्चों की रोशनी ने एक विशाल आंगन दिखाया जहां एक सूखा हुआ फव्वारा बीच में खड़ा था। फव्वारे के पत्थर पर काई जमी थी और उसके सूख चुके होंठ जैसे सदियों की प्यास बता रहे थे। हवा में एक अजीब सी गंध थी, पुरानी लकड़ी, धूल और किसी अनजानी धातु की। ये कौन सी बू आ रही है? आदिल ने अपनी नाक से कोड़ी। मुझे तो लगता है ये सिर्फ पुरानी चीज़ों की बू है, मैं बोला। लेकिन मेरे अंदर कहीं एक छोटा सा डर फुसफुसाया। ये सिर्फ पुरानी चीज़ों की बू नहीं थी, ये कुछ और थी, कुछ गहरा, कुछ दबा हुआ। फव्वारे के पास ज़मीन पर बिखरे पड़े थे कुछ जेवर, चांदी के कंगन, गले के हार। उनकी चमक अंधेरे में भी हल्की सी टिमटिमा रही थी। मैंने झुककर एक कंगन उठाया। वो गर्म था, जैसे अभी अभी किसी ने पहना हो। मेरे हाथ जलने लगे। मैंने उसे तुरंत नीचे फेंक दिया। ये क्या था? फैज़ल ने कहा। उसकी आवाज़ अब कांप रही थी। ये जेवर गर्म क्यों हैं? शायद दिन की धूप से गर्म हो गए होंगे, मैंने खुद को समझाया। लेकिन मेरे दिमाग में एक ख्याल कौंधा, धूप कहाँ से?
हवेली के अंदर हम आगे बढ़े। आंगन से एक चौड़ी सीढ़ी ऊपर की मंजिल की तरफ जा रही थी। सीढ़ियों पर धूल की मोटी परत थी, लेकिन उस धूल पर मुझे कुछ दिखा। नंगे पांव के ताज़ा निशान, छोटे नाजुक पांव के निशान, जैसे कोई अभी अभी यहाँ से गुजरा हो। देखो, मैंने अपनी टॉर्च के बीम को निशान पर टिकाया। ये क्या है? आदिल और फैजल एक दूसरे को घूरने लगे। उनकी आंखों में डर अब साफ दिखाई दे रहा था। ये तो अभी के निशान लग रहे हैं, आदिल बोला। उसकी आवाज में अब कोई शरारत नहीं थी। लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है, कोई नहीं है, क्योंकि ये सब हमारा वहम है। मैंने फिर से अपने जर्नलिस्ट वाले अंदाज को संभाला। शायद कोई जानवर होगा या हवा से धूल हट गई होगी। हम सीढ़ियां चढ़ने लगे। हर कदम पर लकड़ी की पुरानी सीढ़ियां कराहती थीं, जैसे हवेली हमें अंदर आने से मना कर रही हो। ऊपर एक लंबा गलियारा था, जिसकी दीवारों पर फ्रेस्को पेंटिंग बनी हुई थीं। पेंटिंगों में राजा महाराजा, दरबारी और नाचती हुई औरतें थीं। उनकी आंखें, जो कभी रंगीन और जीवंत रही होंगी, अब सिर्फ खोखले गड्ढे थे। लेकिन फिर भी उनमें एक अजीब सी चमक थी। ऐसा लगा जैसे वे हमें देख रही हों, हमारी हर हरकत पर नज़र रख रही हों। मैं उन आंखों में खो गया। वे आंखें मुझे कुछ बताना चाहती थीं, या शायद कुछ पूछना। यार, ये पेंटिंग अजीब लग रही हैं, फैजल बोला। उसकी आवाज़ में एक तनाव था, जैसे ये हमें घूर रही हों। बस कर यार, आदिल ने उसे कोहनी मारी। अहमद भाई का मूड खराब मत कर। मैं उनके डर को नज़रअंदाज करता रहा। मेरे लिए ये सब एक चुनौती थी, एक कहानी जो मुझे दुनिया को बतानी थी। हम गलियारा के आखिर तक पहुँचे, जहाँ एक भारी लकड़ी का दरवाज़ा था। दरवाजे पर कोई हैंडल नहीं था, सिर्फ एक विशाल जंग लगी कुंडी थी। मैंने कुंडी को छुआ। वो ठंडी थी, लेकिन जैसे ही मैंने उसे पकड़ा, एक हल्की सी कंपकपी मेरे हाथ से गुजरी। मैंने दरवाज़ा खोला। अंदर एक विशाल कमरा था। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन हमारी टॉर्चों की रोशनी ने धीरे धीरे उसे उजागर किया। कमरे के बीचों बीच एक विशाल, जमीन से छत तक फैला हुआ शीशे का आईना था। उसकी चौड़ाई इतनी थी कि उसमें पूरा कमरा समा जाए। आईने के सामने एक पुराना नक्शीदार पलंग था, जिस पर धूल की मोटी परत जमी थी। वहां मैंने बोला, मेरी आवाज़ कमरे में गूंज उठी। ये तो कमाल है, इतना बड़ा आईना। मैं आईने की तरफ बढ़ा। मेरा प्रतिबिंब, मेरे दोस्त और कमरा सब उसमें साफ दिखाई दे रहे थे। मैंने अपना फ़ोन उठाया और रिकॉर्डिंग जारी रखी। देखो दोस्तों, ये हवेली, ये आईना, ये सब पुरानी कहानियां हैं। कोई भूत नहीं, कोई प्रेत नहीं। मैं आईने के सामने खड़ा था, अपनी बात को साबित करने की कोशिश कर रहा था। मेरी नज़र आईने में अपने प्रतिबिंब पर थी। तभी मेरे पीछे, मेरे प्रतिबिंब के ठीक पीछे, मुझे एक और आकृति दिखाई दी, एक औरत का प्रतिबिंब। मेरी सांसें अटक गईं। मैं पलटा। मेरे पीछे कोई नहीं था, सिर्फ खाली कमरा, धूल और अंधेरा। क्या हुआ? आदिल ने पूछा। उसकी आवाज़ में चिंता थी। कुछ नहीं, मैंने कहा। मेरी आवाज़ कांप रही थी। बस एक पल को लगा, मैं फिर से आईने की तरफ पलटा। वो औरत अभी भी वहाँ थी, मेरे प्रतिबिंब के ठीक पीछे। उसकी आंखें काली थीं, जैसे रात का अंधेरा। उसका चेहरा धुंधला था, जैसे सदियों की धुंध में लिपटा हुआ हो। मैंने अपनी आंखें झपकी, फिर से देखा, वो अब भी वहीं थी। अहमद, तू ठीक है? फैजाल की आवाज़ अब डर से भर चुकी थी। मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। मेरे दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, ये क्या है? मैंने अपना फ़ोन उठाया, आईने में उस औरत का प्रतिबिंब रिकॉर्ड करने की कोशिश की। तभी एक ज़ोरदार धमाके के साथ दरवाज़ा बंद हो गया। हवेली की पूरी इमारत कांप उठी और ऊपर से एक विशाल झाड़ फानूस, जो छत से लटका हुआ था, तेज़ी से हिलने लगा। उसकी कांच की बत्तियां एक दूसरे से टकराकर झंझना उठी, जैसे कोई अदृश्य ऑर्केस्ट्रा बज रहा हो। आदिल और फैजाल चीख पड़े। अहमद, ये क्या हो रहा है? आदिल की आवाज़ में अब सिर्फ दहशत थी। हमें यहाँ से निकलना होगा।
फैजाल ने दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन वो बंद था। मैं अब भी आईने की तरफ देख रहा था। उस औरत का प्रतिबिंब अब साफ होता जा रहा था। उसका चेहरा अब धुंधला नहीं था। उसकी आंखें अब सिर्फ काली नहीं थीं, वे जल रही थीं, लाल अंगारों की तरह। उसके होंठ खुले और एक भयानक सिसकाती हुई आवाज कमरे में गूंज उठी। तू आ गया आखिरकार, तू आ गया। मेरी रीढ़ की हड्डी में सरसराहट दौड़ गई। ये आवाज मेरे अंदर तक घुस गई, मेरी आत्मा को निचोड़ रही थी। कौन हो तुम? मैंने फुसफुसाया। मेरी आवाज मेरे ही कानों में अनजान लग रही थी। आईने में उस औरत का चेहरा अब पूरी तरह साफ था। वो सुंदर थी, लेकिन उसकी सुंदरता में एक भयानक उदासी और क्रोध था। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसकी आंखें लाल थीं जैसे उसने सदियों से रोया हो। उसके चेहरे पर गहरे घाव थे, जैसे किसी ने उसे बेरहमी से मारा हो। मैं कौन हूँ? उसकी आवाज़ अब जोरदार हो गई, जैसे सदियों का दर्द एक साथ बाहर आ रहा हो। मैं तेरी माँ हूँ। मेरे दिमाग में एक झटके के साथ सब कुछ रुक गया। मेरी माँ? ये क्या बकवास है? मेरी माँ तो घर पर है, ये सब झूठ है, मैंने कहा, लेकिन मेरे अंदर का विश्वास डगमगा रहा था। झूठ? वो हंसी। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि मेरे कानों में दर्द होने लगा। झूठ नहीं, तू मेरा बेटा था, तूने मुझे मरवाया था। सिख राज के दौर में तूने मुझे उन दरिंदों के हवाले सौंप दिया था। मेरे दिमाग में कुछ पुरानी धुंधली तस्वीरें कौंधने लगीं। एक महल, तलवारें, चीखें और एक औरत का चेहरा दर्द से भरा हुआ। ये सब क्या था? क्या मैं पागल हो रहा था? क्या बात कर रही हो तुम? मैंने बोला। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। हर पीढ़ी में तू वापस आता है। उसकी आवाज़ अब एक गर्जना में बदल गई। हर पीढ़ी में तू मेरे पास आता है और हर बार ये हवेली तुझे अपना हिस्सा बना लेती है। तूने मुझे धोखा दिया मेरे बेटे, तूने मुझे मौत के मुंह में धकेला। आदिल और फैजल दरवाजे को पीट रहे थे, चीख रहे थे, लेकिन उनकी आवाज़ें उस औरत की चीखों में दब गईं। मैं नहीं जानता तुम कौन हो, मैंने चिल्लाया। मैं अहमद हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैंने कभी किसी को नहीं मारा। अहमद? वो हंसी। उसकी हंसी में अब एक अजीब सी जीत थी। नाम बदल जाने से कर्म नहीं बदलते मेरे बेटे। तूने मुझे उस रात इस हवेली में अकेला छोड़ दिया था। तूने मुझे उन सिख सिपाहियों के हवाले कर दिया था। मेरे दिमाग में कुछ पुरानी धुंधली तस्वीरें कौंधने लगीं। एक महल, तलवारें, चीखें और एक औरत का चेहरा दर्द से भरा हुआ। ये सब क्या था? क्या मैं पागल हो रहा था? क्या बात कर रही हो तुम? मैंने बोला। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। हर पीढ़ी में तू वापस आता है। उसकी आवाज़ अब एक गर्जना में बदल गई। हर पीढ़ी में तू मेरे पास आता है और हर बार ये हवेली तुझे अपना हिस्सा बना लेती है। तूने मुझे धोखा दिया मेरे बेटे, तूने मुझे मौत के मुंह में धकेला। आदिल और फैजल दरवाजे को पीट रहे थे, चीख रहे थे, लेकिन उनकी आवाज़ें उस औरत की चीखों में दब गईं। मैं नहीं जानता तुम कौन हो, मैंने चिल्लाया। मैं अहमद हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैंने कभी किसी को नहीं मारा। अहमद? वो हंसी। उसकी हंसी में अब एक अजीब सी जीत थी। नाम बदल जाने से कर्म नहीं बदलते मेरे बेटे। तूने मुझे उस रात इस हवेली में अकेला छोड़ दिया था। तूने मुझे उन सिख सिपाहियों के हवाले कर दिया था। मेरी चीखें आज भी इस हवेली की दीवारों में गूंजती हैं। मेरी आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा। मुझे अपने सर में एक तेज दर्द महसूस हुआ। अचानक मेरे दिमाग में एक और तस्वीर साफ हुई। एक छोटा लड़का जिसने अपनी माँ को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो कमज़ोर था। वो भाग गया डर के मारे और उसकी माँ को। नहीं, मैंने चीखा, ये सब झूठ है।
आईने में उसकी आंखें अब मेरे अंदर झांक रही थीं, जैसे वो मेरी आत्मा को निचोड़ रही हों। सच कभी नहीं मरता मेरे बेटे, वो बोली। उसकी आवाज़ अब धीमी हो गई थी, लेकिन उसमें एक भयानक दृढ़ता थी। और इस हवेली में सच हमेशा जिंदा रहता है। तूने मुझे धोखा दिया और अब तुझे इसकी कीमत चुकानी होगी। आईने की सतह पर एक अजीब सी चमक पैदा हुई। वो चमक धीरे धीरे बढ़ती गई, जैसे आईना खुद एक पोर्टल बन रहा हो। उस औरत का हाथ आईने से बाहर निकला, एक पतला हड्डियों वाला हाथ जिसकी उंगलियां लंबी और नुकीली थीं। उसकी त्वचा पर सूखे हुए रक्त के निशान थे। मैं पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर ज़मीन से चिपक गए थे। मैं हिल नहीं पा रहा था। डर ने मेरे पूरे शरीर को जकड़ लिया था। अहमद आदिल की चीख मेरे कानों में पड़ी, लेकिन वो बहुत दूर लग रही थी। उस औरत का हाथ मेरी कलाई तक पहुंच गया। उसकी उंगलियां मेरी त्वचा में धंस गईं, जैसे लोहे की कीलें हों। एक ठंडी भयानक ऊर्जा मेरे शरीर में घुस गई, मेरे अंदर की हर गर्मी को चूस रही थी। मेरे शरीर में दर्द होने लगा, जैसे मेरे अंदर का हर हिस्सा टूट रहा हो। अब तू मेरा है, वो फुसफुसाई। उसकी आवाज़ अब मेरे कान के बहुत करीब थी। ये हवेली तेरा इंतज़ार कर रही थी। आईने की चमक और तेज हो गई। मैं उस चमक में खो रहा था, जैसे मैं किसी भंवर में खिंचा जा रहा हूँ। मेरे दिमाग में आखिरी विचार था, ये अंत है। उस औरत ने मुझे अपनी तरफ खींचा। मैं चीखना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज़ मेरे गले में ही अटक गई। मेरा शरीर आईने की सतह में धंसने लगा, जैसे पानी में डूब रहा हो। मेरे हाथ, मेरा चेहरा, सब कुछ आईने के अंदर जा रहा था। आखिरी चीज जो मैंने देखी वो थी आदिल और फैजल के चेहरे डर से सफ़ेद, और फिर अंधेरा, एक ठंडा गहरा अंधेरा। सुबह की पहली किरणें लाहौर की पुरानी गलियों में फैल रही थीं जब पुलिस की गाड़ियां भट्टी गेट के पास पहुंचीं। रात भर की तलाश के बाद उन्हें एक पुरानी वीरान हवेली के पास 3 युवक मिले जो सदमे में थे। आदिल और फैजल, जिनकी आंखें सूजी हुई थीं और होंठ कांप रहे थे। उन्होंने अजीब कहानियां सुनाईं, एक भूतिया हवेली, एक आईना और एक दोस्त जो गायब हो गया। इंस्पेक्टर खान, एक अनुभवी पुलिस अधिकारी, ने उनकी बातों को ध्यान से सुना, लेकिन उनके चेहरे पर संदेह के निशान साफ थे। क्या कह रहे हो तुम लोग? इंस्पेक्टर खान ने पूछा। उसकी आवाज में एक कठोरता थी। कोई आईने में कैसे गायब हो सकता है? हमने देखा सर, आदिल ने कहा। उसकी आवाज अभी भी कांप रही थी। उस औरत ने अहमद को खींचा, वो आईने के अंदर चला गया। और वो औरत कौन थी? हमें नहीं पता सर। वो कह रही थी कि वो अहमद की माँ है और उसने उसे सिख राज के दौर में मरवाया था। इंस्पेक्टर खान ने सिर हिलाया। ये सब डरावनी कहानियां हैं। तुम्हारे दोस्त ने शायद कोई ड्रग्स लिया होगा या वो कहीं भाग गया होगा। पुलिस की टीम हवेली के अंदर गई। आंगन में सूखे फव्वारे के पास उन्हें अहमद का फोन मिला। स्क्रीन पर रिकॉर्डिंग अभी भी चालू थी। इंस्पेक्टर खान ने फोन उठाया और वीडियो प्ले किया। वीडियो में अहमद का चेहरा था, फिर आईना, और फिर अचानक एक औरत का प्रतिबिंब। उसकी आवाज, उसकी चीखें, और फिर अहमद का चेहरा डर से भरा हुआ। इंस्पेक्टर खान ने वीडियो को पॉज किया। आखिरी फ्रेम में अहमद की आंखें दिखाई दे रही थीं। वे काली थीं, पूरी तरह से काली, जैसे उनमें कोई आत्मा न हो। उसकी आंखों में अब वो डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा खालीपन था, एक भयानक शांति। ये क्या है? एक युवा पुलिस अधिकारी ने फुसफुसाया। इंस्पेक्टर खान ने फोन बंद कर दिया। कुछ नहीं, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सी चुप थी। बस एक पुरानी हवेली की कहानी। हवेली की तलाशी ली गई, लेकिन अहमद का कोई निशान नहीं मिला।
सिर्फ धूल, पुरानी दीवारें और वो विशाल आईना जो कमरे के बीचों बीच खड़ा था। आईने की सतह पर अब कोई प्रतिबिंब नहीं था, सिर्फ एक खाली चमक, जैसे वो किसी और दुनिया का दरवाजा हो। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, युवक अहमद जर्नलिस्ट लापता, संभावित रूप से आत्महत्या या किसी दुर्घटना का शिकार। लेकिन भट्टी गेट के लोग आज भी कहते हैं कि वो हवेली कभी बंद नहीं होती। रात के अंधेरे में कभी कभी उस हवेली से एक औरत की सिसकियां और एक बच्चे की चीखें सुनाई देती हैं, और हवेली का दरवाज़ा वो हमेशा खुला रहता है, अगले शिकार का इंतज़ार करता हुआ। और मैं अहमद अब उस हवेली का हिस्सा हूँ। मैं आईने के पीछे से देखता हूँ हर आने वाले को, हर उस चेहरे को जो कभी मेरा था, और मैं इंतज़ार करता हूँ अगली पीढ़ी का, जब मेरा बेटा वापस आएगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि उस आईने के अंदर अहमद के साथ असल में क्या हुआ और क्यों भट्टी गेट की वो हवेली आज भी रात को खुली रहती है, तो वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में ज़रूर लिखें कि अगर आपको ऐसा आईना मिल जाए जो आपका पिछला जन्म दिखा दे, तो क्या आप उसमें देखने की हिम्मत करेंगे।